हेलो दोस्तों, डीएवी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम सीखते हैं संस्कार, मूल्य और आत्मविकास की बातें। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की नैतिक शिक्षा की नई पुस्तक का पाठ 11 अनुकृत की डायरी। यह एक डायरी का हिस्सा है। आइए आज हम अनुकृत की डायरी पढ़ेंगे। अनुकृत एक ऐसा बच्चा है जो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है। तो आज हम उसके कुछ दिनों की डायरी के पन्ने पढ़ेंगे जिसमें उसने अपने जीवनचर्या को लिखा है। 20 मार्च 2024। आज अपने मित्र के साथ विद्यालय जाते समय मेरे मित्र ने मुझे एक आलीशान बंगला दिखाया। वह उसके मामा का बंगला है। उसने बताया कि इस बंगले में 25 कमरे, तरनतार और स्विमिंग पूल, जिम वगैरह है। काश मेरे पास भी ऐसा बंगला होता। हमारे 2 कमरों के घर में किसी के लिए भी अलग कमरा तक नहीं है। मैं और दादी एक ही कमरे में रहते हैं। भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों। 21 मार्च 2024। कौस्तव आज एक नई जैकेट पहनकर आया था। कितनी सुंदर जैकेट थी। मेरे पास एक भी जैकेट नहीं है। कौस्तुभ हमेशा ही बहुत अच्छे कपड़े पहनता है। कौस्तुभ के पिताजी अक्सर उसे नए फैशन के अनुसार कपड़े दिलवाते रहते हैं। उसके पास बहुत सारे कपड़े हैं। मेरे पास तो सिर्फ 3-4 स्वेटर और एक जैकेट है। मैं माँ से जब भी नए कपड़े दिलवाने को कहता हूँ तो वे हमेशा यह कहकर मना कर देती है कि तुम्हें अभी इतने कपड़ों की क्या आवश्यकता है, अभी तो तुम स्कूल में हो। कौस्तुभ भी मेरे साथ ही स्कूल में पढ़ता है, परंतु उसके पास हमेशा नए से नए फैशन के कपड़े होते हैं। कौस्तुभ कितना किस्मत वाला है। भगवान ने उसे कितना कुछ दिया है। 22 मार्च 2024। मैं बड़ा हो चुका हूँ, 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। फिर भी माँ पिताजी मुझे बात बात पर रोकते टोकते हैं। उनका कहना है कि उन्हें मेरी फिक्र है, इसलिए वे मुझे सही गलत के बारे में बताते रहते हैं। इसी कारण हमारी अक्सर बहस हो जाती है। परंतु आज तो हद ही हो गई। मैं किस विषय पर कितने घंटे लगाऊं, क्या यह भी माँ ही तय करेगी। मेरे और माँ के बीच बहुत बहस हुई। पता नहीं वे मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। मैं नहीं चाहता कि वे हर बात पर मुझे रोक के टोके। भगवान, आपने मुझे ऐसे माता पिता क्यों दिए। काश। 1 अप्रैल 2024। इस दिन इसने लिखा, मुझे समझ नहीं आता कि हमारे घर में प्रतिदिन दाल रोटी सब्जी ही क्यों बनती है। माँ का कहना है पौष्टिक आहार खाना चाहिए, परंतु वे यह नहीं समझ पाती कि खाने में विविधता भी जरूरी होती है। विविधता माने बच्चों यानी बदलावपन, ठीक है। अब्राम के घर तो अक्सर पार्टी होती है। कभी उसके घर में कॉन्टिनेंटल खाना बनता है तो कभी इटालियन, और आज तो उसके घर में सुशी बनी थी। उसकी माँ ने उसे कभी कुछ भी खाने पीने से नहीं रोका। काश मैं भी प्रतिदिन शानदार खाना खाता। भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों। आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आपने मुझे ऐसी किस्मत क्यों दी। काश। एक दिन जब अनुकृत डायरी लिखने बैठा तो उसने अपनी डायरी में एक संदेश पाया। वह उस संदेश को देखकर अचंभित रह गया। संदेश कुछ इस प्रकार था, तुम्हारे घर के पास वाली कच्ची बस्ती में पार्क के साथ लगा हुआ जो पहरा घर है, वहाँ गोलू रहता है। कल रात को खाना खाने के बाद गोलू के घर के बाहर मुझसे मिलो। मैं वहाँ गोलू से मिलने आ रहा हूँ। शायद तुम्हारी भी परेशानी दूर कर सकूँ। भगवान। 2 अप्रैल 2024 को। इस संदेश को पढ़कर मैं हैरान अवश्य हूँ। मुझे लगता है शायद कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। वहीं मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा है, क्योंकि शायद कोई चोरी छुपे मेरी डायरी पढ़ रहा है, जिसे पढ़ने का अधिकार किसी के पास नहीं है। बहुत सोच विचार के बाद मैंने यह तय किया कि मैं वहाँ अवश्य जाऊँगा, क्योंकि इससे मुझे यह तो पता चल जाएगा कि कौन मेरी निजी डायरी पढ़ रहा है। क्या भगवान ने ही यह संदेश भेजा है। हालांकि इसकी संभावना वैसे तो कम है, परंतु जैसा दादी अक्सर कहती है, आस्था में तर्क नहीं होता, और मानो तो पत्थर में भी भगवान है। अगर यह भगवान का संदेश है तो मुझे भगवान से मिलकर यह जानना चाहिए कि जहाँ भगवान ने औरों को इतना कुछ दिया, वहीं मुझे खराब किस्मत क्यों दी है।
तो बच्चों, आपने यहाँ पर यह कहानी यहाँ तक पढ़ी। इस कहानी में आपने देखा कि जो अनुकृत है वह रोज़ नेगेटिव पॉइंट लिखता है, नकारात्मक विचारों को लिखता है। वह अपने जीवन से दुखी है और वह परेशान होकर रोज़ यही लिखता है कि मुझे भगवान ने ऐसी किस्मत क्यों दी, मेरे साथ भगवान ने इतना बुरा क्यों किया। और इस तरह से वह रोज़ कुछ अच्छे की उम्मीद करता है। ऐसे ही होते होते एक दिन उसे अपनी डायरी में एक संदेश मिल गया। उसने वो संदेश पढ़ा और उसमें नीचे से संदेश लिखने वाले का नाम भगवान था। तो उसने सोचा, मेरी डायरी में भगवान का संदेश है, तो क्यों ना मैं भगवान से मिल लूं। और इसीलिए भगवान के दिए हुए पते पर वह भगवान से मिलने के लिए जाने की सोचने लगा। 3 अप्रैल 2024। आज रात को खाना खाते ही मैं अपनी साइकिल उठाकर कच्ची बस्ती की तरफ चल दिया। माँ मुझे ठंड में रात को बाहर जाने से रोकती रही, परंतु मैंने उनकी एक ना सुनी। भगवान के बताए अनुसार जब मैं पार्क के साथ लगे पहले घर के बाहर पहुंचा तो मुझे वहां एक लड़का बैठा दिखाई दिया। पूछने पर उस लड़के ने बताया कि उसका नाम गोलू है। मैं उसके पास जा बैठा। पहले तो मेरा मन किया कि मैं गोलू से पूछूं कि क्या वह भी भगवान का इंतजार कर रहा है, परंतु फिर कुछ हिचक कर मैं चुप रह गया। भला गोलू को मैं जानता ही कितना था। ऐसे में एक अजनबी से इस तरह का प्रश्न पूछना कितना उचित है। मेरा ऐसा प्रश्न सुनकर वह मेरे बारे में क्या सोचेगा, यह सोचकर मैं चुप ही रह गया। जल्द ही हम दोनों में बातचीत होने लगी। मैंने गोलू से जानना चाहा कि वह इतनी ठंड में बाहर क्यों बैठा है। उस पर उसने कोई स्वेटर भी नहीं पहन रखा। क्या उसे ठंड नहीं लगती? गोलू पहले तो कुछ हिचकिचाया, फिर उसने मुझे बताया कि ठंड तो लगती है, परंतु माँ के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वे उसे ऊनी कपड़े दिलवा सके। अतः जब भी वह उनसे कोई स्वेटर दिलवाने को कहता है तो वह यह कहकर टाल देती हैं कि सर्दी सहने की आदत डालो, बच्चों को ठंड थोड़े ही लगती है। फिर कुछ उदास होते हुए वह बोला, मैं अपने परिवार के हालात समझता हूँ, इसलिए माँ से ऊनी कपड़े मांग कर उन्हें दुखी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। गोलू का उत्तर सुनकर मैं उससे पूछ बैठा कि क्या वह अपने पिताजी से उतना प्यार नहीं करता, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं यह लगा कि उसके पिताजी भी उसके जीवन में बहुत हस्तक्षेप करते होंगे। आखिर हर बच्चे की यही तो कहानी है। माँ बाप समझाते ही नहीं कि बच्चे भी बड़े होते हैं। मैं कहीं अपने विचारों में पिताजी द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले हस्तक्षेप के बारे में सोच ही रहा था कि गोलू बहुत ही धीमे स्वर में बोला, पिताजी नहीं है मेरे, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। माँ बताती है कि मेरे जन्म से पहले ही एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। यह सुनकर आज पहली बार मुझे पिताजी पर बहुत प्यार आया। इच्छा हुआ कि तुरंत घर जाकर उनके गले लग जाऊं। अचानक से पिताजी का हस्तक्षेप भी अच्छा लगने लगा। आखिरकार उन्हें मेरी चिंता है। तभी मेरा ध्यान वापस गोलू की तरफ गया और मैं उसके लिए बहुत दुखी हो उठा। मन में विचार आया कि क्यों ना इसको घर में से ही एक स्वेटर ला कर दे दूं। आखिर मेरे पास इतने स्वेटर जो हैं। और इसके साथ ही मुझे पहली बार इस बात का भी एहसास हुआ कि माँ सही तो कहती है, मेरे पास पहनने के लिए कितने सारे कपड़े हैं, परंतु मैं वहाँ से उस समय घर आना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे भगवान से मिलना था। ठंड बहुत थी, अतः मैंने गोलू को घर के अंदर जाकर बैठने का सुझाव दिया ताकि उसे ठंड कम लगे। गोलू बिना कुछ बोले चुपचाप बैठा रहा। मैं भी कुछ देर चुपचाप बैठा रहा, परंतु उस समय मुझे इस तरह चुपचाप बैठकर प्रतीक्षा करना बहुत मुश्किल लग रहा था। अतः मैंने गोलू से पूछा कि उसे खाने में क्या पसंद है और क्या वह रात का भोजन कर चुका है। गोलू बहुत ही निराशा भरे स्वर में बोला, जो भी खाने को मिल जाए वही अच्छा लगता है। माँ सबके लिए खाना नहीं पका पाई, इसलिए मैं चुपचाप बाहर आ बैठा। मैं चाहता हूँ कि मेरी दोनों छोटी बहनें आज खाना खा ले। मुझे तो आदत है, वैसे भी प्रतिदिन खाना खाने के लिए कहाँ मिलता है। यह सुनकर जैसे मेरी धरती हिल गई। शायद मैं रोना चाहता था। आज पहली बार मुझे मेरी माँ द्वारा पकाया गया खाना स्वादिष्ट लगने लगा।
मैं सोचने लगा कि प्रतिदिन खाना खाते हुए मैं कितने नखरे करता हूँ। मन हुआ कि तुरंत घर जाकर माँ के गले लगकर उनको धन्यवाद कहूँ और तभी मेरा ध्यान गोलू की तरफ गया। मैंने उससे पूछा, तो इसलिए तुम बाहर बैठे हो? गोलू ने मुझे बताया कि वह इसलिए बाहर बैठा है क्योंकि उसके घर में एक ही कमरा है जिसमें माँ खाना भी पकाती है तथा उसकी दोनों बहनें, दादा दादी और माँ सब एक ही कमरे में सोते हैं। कमरे में जगह कम होने के कारण उसे अथवा उसके दादाजी को बाहर ही सोना पड़ता है। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू छलक आए। मैं गोलू को अपने आंसू नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए बिना कुछ बोले घर लौट आया। आज अपना घर, कमरा और कमरे में मेरे साथ मेरी प्यारी दादी सब मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। भगवान, गोलू के माध्यम से आपने मुझे जो संदेश दिया वह मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। आपने मुझे जो कुछ भी दिया है मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ और मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कि मैं बार बार अपनी किस्मत को कोसता रहा तथा आभार व्यक्त करने की जगह आपसे प्रश्न करता रहा। मुझ पर सदैव इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखें। शायद आज पहली बार आभारी होना क्या होता है मैं समझ पाया हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं हमेशा उन सभी व्यक्तियों के प्रति आभार रहूँगा जो मेरे हर प्रकार से चिंता तथा सहायता करते हैं। आपका अत्यंत आभारी, अनुकृत। इसके साथ ही जब मैंने अपनी डायरी बंद करके पीछे मुड़कर देखा तो पिताजी को अपने कमरे में पाया। पिताजी मुझे देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। मैं तुरंत उठा और उनके गले जा लगा। जो हमने देखा कि अनुकृत अपनी जिंदगी से नाखुश होकर डायरी में बार बार दुख और नकारात्मक बातें लिखता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी बेकार है, लेकिन भगवान के संदेश के बाद जब उसकी मुलाकात गोलू से हुई और उसने गोलू की परेशानियों को देखा तो उसकी आंखें खुल गई। उसे महसूस हुआ कि उसकी अपनी जिंदगी तो कहीं बेहतर है। उसी क्षण उसके मन में कृतज्ञता का भाव जागा और उसने सोचा, मुझे अपनी ज़िंदगी के लिए भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए। बच्चों, यही सच्चाई है। हमेशा दूसरों की मुश्किलें देखकर हमें समझ आता है कि हमें अपनी ज़िंदगी से खुश रहना चाहिए। शिकायत करने की बजाय आभार प्रकट करना चाहिए। जब हम अपनी छोटी छोटी खुशियों की कद्र करना सीख जाते हैं तभी असली सुख मिलता है। आइए अब इस पाठ के अभ्यास कार्य को हल करते हैं। जरा सोचिए। प्रश्न 1, आभार व्यक्त करने के कुछ तरीके दिए गए हैं। इनमें से जो तरीका आपको सबसे उचित लगे उसे अपनाते हुए अपने परिजनों तथा मित्रों का आभार व्यक्त कीजिए। धन्यवाद कहना, उनके साथ समय बिताना, उन्हें धन्यवाद पत्र लिखना, कोई भेंट देना, गले लगाकर प्यार तथा आभार जताना, सार्वजनिक रूप से उनकी प्रशंसा करना, आभार पत्रिका लिखना। मेरा उत्तर हो जाएगा उन्हें धन्यवाद कहना, उनके साथ समय बिताना और उन्हें धन्यवाद पत्र लिखना। मेरा अगला प्रश्न है, किन्हीं 5 ऐसे व्यक्तियों के नाम सोचकर लिखिए जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और आपको उनके प्रति आभारी होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा उत्तर हो जाएगा माँ, पिताजी, मित्र, शिक्षिका और दादा दादी, क्योंकि इन्होंने ही मुझे जीवन की चुनौतियों से लड़कर जीवन पथ पर आगे बढ़ना सिखाया है। अगला प्रश्न है, आपके जीवन में ऐसा कौन है जिसके आप विशेष रूप से आभारी हैं और वह व्यक्ति खास क्यों है? इसका उत्तर हो जाएगा, मेरे जीवन में मैं अपने माता पिता का आभारी हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे प्रेम, संस्कार और जीवन का सही मार्ग दिया है। अब अगला प्रश्न है, आभार व्यक्त करने के क्या फ़ायदे हैं? आभार व्यक्त करने की आदत कैसे विकसित की जा सकती है? अपनी अध्यापिका से इस पर चर्चा कीजिए तथा प्राप्त जानकारी का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ मेरा उत्तर हो जाएगा, आभार व्यक्त करने से मन खुश रहता है, रिश्ते मधुर बनते हैं। यह आदत धन्यवाद कहने, बड़ों का सम्मान करने और प्रकृति ईश्वर का आभार मानने से विकसित की जा सकती है। अगला प्रश्न है, क्या आपको लगता है आभार प्रकट करने से रिश्ते बेहतर हो सकते हैं? क्यों और क्यों नहीं? हाँ, आभार प्रकट करने से रिश्ते बेहतर होते हैं क्योंकि इससे सामने वाला सम्मानित महसूस करता है और विश्वास बढ़ता है। अगला प्रश्न है, अपने दादा दादी, नाना नानी को पत्र लिखकर अपना आभार व्यक्त करिए। पत्र लिखकर उन विशेष बातों का उल्लेख अवश्य करिए जो आपके प्रति उनके प्रेम को दर्शाते हैं। इस पत्र को पोस्ट करना ना भूलें। अगर वे आपके साथ रहते हैं तो उनको मिलकर यह पत्र अवश्य दें। यहाँ इस प्रश्न का उत्तर मैंने लिखा है,
प्रिय दादा दादी, नाना नानी जी, सादर प्रणाम। मैं आपको यह पत्र इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं अपने जीवन में आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आपने हमेशा मुझे स्नेह और आशीर्वाद दिया है। आपने मुझे अच्छी बातें सिखाई, कहानियाँ सुनाकर ज्ञान और संस्कार दिए तथा जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी आपने मेरा साथ दिया। आपका प्यार और मार्गदर्शन मेरे लिए अनमोल है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप स्वस्थ और प्रसन्न रहें। आपका आभारी या आपकी आभारी, जो भी आपका नाम होगा, आप यहाँ अपना नाम अवश्य लिखें, ठीक है। यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया था कि आपके अंदर ऐसे कौन कौन से गुण हैं जो अनुकरणीय हो सकते हैं। तो मेरे अंदर ईमानदारी है, मेहनती स्वभाव है, समय का पालन करना है, दूसरों की मदद करना है, सकारात्मक सोच है और अनुशासन है। ऐसे गुण जो कि अनुकरणीय हो सकते हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। किसी ऐसी परिस्थिति का वर्णन करें जब आपने किसी के प्रति आभार व्यक्त किया हो तथा उस समय उनकी प्रतिक्रिया कैसी थी, इसका भी उल्लेख करें। तो यहाँ उत्तर है, एक बार मेरी पढ़ाई में कठिनाई होने पर मेरी शिक्षिका ने मुझे विशेष रूप से समझाया। कक्षा के बाद मैंने उन्हें धन्यवाद कहा। यह सुनकर वे मुस्कुराई और बोली, हमेशा मेहनत करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। उनकी खुशी देखकर मुझे भी अच्छा लगा। अगला प्रश्न है, किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति को याद करिए जो सकारात्मक रूप से समाप्त हुई। अपने इस अनुभव में आप किसके प्रति आभारी हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन करें। उत्तर, एक बार परीक्षा की तैयारी के समय मैं बीमार हो गई। उस स्थिति में मेरे माता पिता ने मेरा पूरा ध्यान रखा और मेरी शिक्षिका ने मुझे पढ़ाई में भी विशेष सहयोग दिया। उनकी मदद से मैं परीक्षा अच्छे अंकों से पास कर सकी और इस अनुभव से मैं अपने माता पिता और शिक्षिका की आभारी हूँ। आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, आओ आत्मसात करें। यहाँ पर आप पाठागत जीवन मूल्यों को देखेंगे। जीवन में आभारी होना अत्यंत आवश्यक है। बहुत से लोग जाने अनजाने में हमारी बहुत तरह से सहायता करते हैं। अपने परिवार के सदस्यों का आभार करना तो फिर भी आसान है, परंतु ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनका हम यथासमय आभार व्यक्त नहीं कर पाते। आइए आभार व्यक्त करना सीखें। हर छोटे बड़े मौके पर अपने परिवार के प्रति आभार प्रकट करना ना भूलें। उन लोगों के लिए जिन्हें आप नहीं जानते पर जिन्होंने आपके जीवन को सुखद, खुशहाल तथा बेहतर बनाने का प्रयास किया है, उनके बारे में आभार पुस्तिका में प्रतिदिन आभार भरे कुछ शब्द लिखकर अपना आभार व्यक्त करें। तो बच्चों, जब हमने अभ्यास कार्य शुरू किया था वहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए थे, आप वहाँ से अभ्यास यानी आभार शब्दों को ले सकते हैं। रात को सोने से पहले अपनी आभार पुस्तिका लिखना ना भूलें। इस आभार पुस्तिका में आप उन सभी व्यक्तियों के बारे में लिख सकते हैं जिन्होंने किसी न किसी तरह से जाने अनजाने में आपके लिए कुछ किया है, परंतु उनसे मिलकर आप आभार व्यक्त करना मुमकिन नहीं था। यकीन मानिए, यह एक बहुत अच्छी आदत है। आपको ऐसा करने से बहुत शांति तथा खुशी प्राप्त होगी। आइए अब 2 प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें आपने हल करना है। तो आइए अब हम इन प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। आओ खोजे के अंतर्गत। अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत करके किसी ऐसी घटना का वर्णन करने को कहिए जब उन्होंने किसी के प्रति आभार व्यक्त नहीं किया और बाद में उन्हें इसका पछतावा हुआ। तो इसका उत्तर है, मेरे पिताजी ने बताया कि एक बार उनके दोस्त ने मुश्किल समय में उनकी मदद की थी। उस समय उन्होंने धन्यवाद नहीं कहा। बाद में उन्हें बहुत पछतावा हुआ कि उन्होंने अपने दोस्त के प्रति आभार व्यक्त नहीं किया। इस घटना से उन्होंने सीखा कि हर मदद के लिए समय पर धन्यवाद जरूर कहना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रकृति और पर्यावरण के प्रति आभार व्यक्त करने से क्या उनके प्रति संरक्षण के दृष्टिकोण में बदलाव आता है? अपनी कक्षा के अन्य सहपाठियों से इस बात पर चर्चा कीजिए और इसका उत्तर दीजिए तथा पोस्टर के माध्यम से अपने विचार भी व्यक्त कीजिए। हाँ, जब हम प्रकृति और पर्यावरण के प्रति आभार व्यक्त करते हैं तो हमारे मन में उनके प्रति प्रेम और जिम्मेदारी की भावना बढ़ती है। इससे हम पेड़ लगाना, पानी बचाना और प्रदूषण कम करना जैसे काम करने लगते हैं। यहाँ पर पोस्टर के लिए कुछ विचार और नारे दिए हुए हैं और उन्हीं से संबंधित मैंने कुछ चित्र भी बनाए हैं। आप इन्हें देखकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में कुछ चित्रों को अर्थात गतिविधियों को बनाकर चिपका भी सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि मेरी यह वीडियो आपको परीक्षा में अच्छे अंक दिलवाने के लिए अवश्य लाभदायक रहेगी। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति शांति शांति।